हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान। सबसे पहले भारतीय संविधान क्या है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भारतीय नागरिकता की ओर बढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले इसका अंगीकरण कब किया गया था, तो इसका अंगीकरण जो है वो 26 नवंबर 1949 में 1949 में इसका भारतीय संविधान का अंगीकरण कर लिया जाता है। और भारतीय संविधान को जो लागू किया गया है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। भारतीय नागरिकता समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट की ओर पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिर भारतीय नागरिकता में चलेंगे। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, यानी टोटल भाग कितने हैं, यानी चैप्टर्स कितने हैं। तो 22 वो चैप्टर्स है, यानी इसी को कहते हैं भाग या चैप्टर्स या अध्याय। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अध्यायों की संख्या पूछ लेगा, या भारतीय संविधान में भागों की संख्या पूछ लेगा, या चैप्टर्स की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने भाग है, तो 22 भाग है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स है, तो 395 आर्टिकल्स है। ठीक है, और 395 में ही जैसे कि मान के चले कि आर्टिकल नंबर 10 है, तो 10 का A B C ऐसे करके जो है कि ऐसा यदि टोटल यदि कुल पूछा जाएगा, 395 ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उसमें 448 आंसर होगा। ठीक है, 448। ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन में 395 है तो हम लोग टिक करेंगे 395। ठीक, अब हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 1 यानी भाग संख्या 1। ठीक है, अध्याय 1। तो अध्याय 1 में क्या है कि अनुच्छेद। अनुच्छेद की संख्या कितना है, इसमें 4 गो अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है। अब इसमें से सभी अनुच्छेद को देखेंगे कि सभी अनुच्छेद में आखिर क्या है। तो अनुच्छेद संख्या 1, अनुच्छेद संख्या 1 में क्या है, तो अनुच्छेद संख्या 1 है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। अनुच्छेद संख्या 1 में क्या बताया गया है कि भारत जो है, भारत आखिर क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। कभी कभी ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि भारत क्या है, तो भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 2 नंबर में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो भारतीय क्षेत्र में ना हो। इसका अर्थ क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश यानी एंट्री, या फिर उसका स्थापना जो भारतीय क्षेत्र में ना हो। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई विदेशी क्षेत्र, जब कोई भारतीय क्षेत्र में शामिल होता है, तो उसके तहत जो नया राज्य का जो प्रवेश मिलता है भारत में, तो उसको आर्टिकल नंबर 2 के तहत रखा जाता है। ठीक है, सपोज करते हैं, हम एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे बांग्लादेश का कोई क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गया है। ठीक है, तो वो भारतीय क्षेत्र में तो है नहीं, बांग्लादेश वो बांग्लादेश क्षेत्र में, लेकिन वो भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गया है और उसके तहत नया राज्य का निर्माण हो गया भारतीय क्षेत्र में, तो उसको हम लोग आर्टिकल नंबर 2 के तहत उस राज्य का प्रवेश मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या है, नए राज्यों का निर्माण। देखिए यहाँ पर नए राज्यों का निर्माण, इसमें भी यही चीज़ है, नए राज्यों का प्रवेश, इसमें है नए राज्यों का निर्माण। राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो भारतीय क्षेत्र में हो। यहाँ पर देखना है कि इसमें क्या लिखा गया है, भारतीय क्षेत्र में हो, इसमें नोट करना है भारतीय क्षेत्र में हो, और इसमें क्या था, भारतीय क्षेत्र में नहीं हो। जैसे कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना है, बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य बना है, बिहार से अलग होकर के उड़ीसा राज्य बना है। तो ये बिहार से अलग होकर के जो उड़ीसा राज्य बना है, या बिहार से अलग होकर के जो झारखंड राज्य बना है, तो ये पहले कहाँ था, भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। लेकिन कोई बड़ा सा, बहुत बड़ा सा राज्य जब अलग होकर के एक छोटे राज्य का निर्माण करता है, तो वो जो छोटे राज्य का जो निर्माण होता है,
वो उसको कौन सा आर्टिकल के तहत रखा जाता है, आर्टिकल नंबर 3 के तहत रखा जाता है। या फिर कोई भी राज्य का क्षेत्र का नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसको भी जो है आर्टिकल नंबर 3 के तहत ही किया जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में क्या अंतर है। आर्टिकल नंबर 3 में भी राज्य का प्रवेश हो रहा है, लेकिन जो भारतीय क्षेत्र में नहीं हो, मतलब जो विदेशी क्षेत्र हो और भारत क्षेत्र में प्रवेश हो रहा हो, भारत के अंडर में आ रहा है, तो उसके तहत जो राज्य का जो निर्माण होता है, प्रवेश होता है, उसको आर्टिकल नंबर 2 के तहत रखते हैं। और जो भारतीय क्षेत्र में पहले से ही है और उसी भाग को तोड़ करके एक नया राज्य का निर्माण किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो है इस नए राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिए हम कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के क्या बना है, तेलंगाना राज्य का बनना, यह आर्टिकल नंबर 3 के तहत होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं भारतीय नागरिकता की ओर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखें कि भाग संख्या 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़े हैं, कितने आर्टिकल हैं, 1 से लेकर के 4 तक। लेकिन चौथा वाला जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद था, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, जिसके कारण से हम लोग ने देखा है 3 आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। 1 नंबर में क्या है कि राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, दूसरा क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश जो भारतीय क्षेत्र में ना हो। तीसरा नंबर में क्या है, नए राज्यों का निर्माण जो भारतीय क्षेत्र में हो, या फिर उसका क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना, क्षेत्र में परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना, ये सारा काम जो होता है आर्टिकल नंबर 3 के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में अनुच्छेद कौन सा है, तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको है भारतीय नागरिकता। ठीक है, यानी कि भारतीय नागरिकता का पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग संख्या 2 में है। कौन सा अनुच्छेद आता है भारतीय नागरिकता के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 5 से 11। भारतीय नागरिकता जो संविधान में है उसको कौन सा देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, भारतीय नागरिकता किसका देन है, ब्रिटेन का देन है। ठीक है, तो भारत में नागरिकता कैसी है, चलते हम लोग भारत में नागरिकता कैसी है। तो भारत में नागरिकता जो है एकल नागरिकता है, और ये एकल नागरिकता कौन सा देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कौन सा देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि भारत के निवासी जो है अपने आप को केवल और केवल वो भारत का नागरिक ही मानते हैं, वो राज्य का नागरिक नहीं मानते हैं। राज्य का निवासी मान सकते हैं लेकिन राज्य का नागरिक नहीं होते हैं, केवल और केवल भारत का नागरिक होते हैं, इसलिए उसको जो है एकल नागरिकता माना जाता है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब उसको केंद्र सरकार भी नागरिक मानता है और राज्य सरकार भी नागरिक मानता है, यानी कि वहाँ पर जो है दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में क्या है, केवल केंद्र के आधार पर नागरिकता मिलता है, यानी कि हम लोग क्या है, भारत का नागरिक है और राज्य का क्या है, निवासी है, राज्य का नागरिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम। अब जब हमारा देश भारत जब बना था तब यहाँ के लोग, यहाँ के जो सरकार थे वो सोचने लगे कि आखिर कौन भारत के नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने नियम बनाया और उन्होंने एक अधिनियम लेकर के आता है जिसका नाम रहता है भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, इसका नाम क्या रहता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब बनता है, 1995 में बनता है। ठीक है, और फिर इसी अधिनियम को और बार बार क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। ठीक है, यदि कुछ ऐड करना हो, कोई सुधार करना हो, तो इसमें क्या होता रहा, हमेशा कंटिन्यू जो है वो संशोधन होता रहा है। ठीक है, और अभी तक जो है 6 बार संशोधन हो चुका है, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और फिर 2019 में। लेटेस्ट जो संशोधन हुआ 2019 में हुआ है।
तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता जो है वो प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। तो नागरिकता जो है यानी भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5 है। ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5 है। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है, चलिए इसको देखते हैं। तो पहला तरीका क्या है, जन्म से। ठीक है, तो जन्म से, तो देखिए इसमें क्या है कि जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, या फिर उसके बाद यदि भारत में यदि कोई बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसको भारत का नागरिक माना जाता है। ठीक है, ये 1955 में अधिनियम जब आया था तो इन्होंने जन्म से एक नागरिकता के बारे में एक नियम बनाया और बोला कि यदि कोई भी बच्चा का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होता है, ठीक है, या 26 जनवरी 1950 को भी हुआ है या फिर उसके बाद हुआ है तो भारत में जन्म हुआ है तो उसको भारत का नागरिकता माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि ये नियम जो है गलत है, इसलिए जो है सरकार जो है बार बार इसको फिर संशोधन किया 2 बार। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए मान के चलिए कि कोई ब्रिटेन की महिला है और वह दिल्ली आई घूमने के लिए और वो प्रेग्नेंट है और वह आ करके भारत में जो है बच्चा को जन्म देती है, तो यहाँ पर नियम लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी जन्म भारत में हुआ है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो बच्चा का जन्म जो है भारत में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, इसका मतलब कि वो भी लेडी जो है वो डिमांड करेगा कि ये बच्चा का जो है भारत का नागरिकता दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा केसेस बहुत सारा आने लगा जिसके कारण से भारतीय सरकार ने इसको क्या किया, बंद कर दिया और इसको जो है संशोधन किया, इसमें जो है संशोधन किया और संशोधन करके 1986 में ये नियम लगाया कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि विदेशी नागरिक जो है वह 10 दिन में भारत आ जा रहा है और बच्चा का जन्म दे रहा है और भारत का नागरिकता प्राप्त कर रहा है, ये तो गलत है। इसलिए 1986 में संशोधन करता है और बोलता है माता या पिता में से कोई भी भारत का एक नागरिक होना चाहिए। 26 जनवरी को या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी बच्चा का जन्म यदि भारत में हो रहा है तो उस बच्चा का नागरिकता भारत में तभी मिलेगा जब उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, तभी उसको मिलेगा। ठीक है, और 2003 में जो है संशोधन करके ये किया गया कि माता पिता का दोनों का जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, दोनों का क्या हो, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, मतलब कि भारत का जैसे आधार कार्ड वगैरह वो भारत का रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ताकि किसी भी तरह का भारत में नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो फ्रॉड ना हो। ठीक है, और वैलिड तरीके से कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिकता प्राप्त करे, इसीलिए जो है बार बार संशोधन हुआ है। तो जन्म से क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी बच्चा का जन्म भारत में होता है तो उसे भारत का नागरिकता तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो और दोनों का क्या है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या, वंश परंपरा से। वंश परंपरा से मतलब होता है बाय डिसेंट, इंग्लिश से बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या था कि देखिए कि ऐसा केस उत्पन्न हो गया कि जैसे मान के चलिए कि भारत का कोई महिला है और यदि वो विदेश में और वो प्रेग्नेंट है और वो विदेश चला गया ब्रिटेन घूमने के लिए, अमेरिका घूमने के लिए, और वहाँ जा करके जो है बच्चा का जन्म देती है, तो क्या वह बच्चा को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? वो बच्चा को भी भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते यह है कि उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए था। ये नियम कब था, 1955 में था। लेकिन एक महिला ने क्या करता है कि देखिए वंश का जो डिसाइड होता है ना, वंश का जो डिसाइड होता है वो पिता के कारण से, पिता के द्वारा ही होता था, पिता के परंपरा से ही होता था। ठीक है, लेकिन 1992 में क्या होता है कि एक महिला ने क्या करता है, केस कर देता है और बोलता है कि पिता के आधार पर क्यों, माता के आधार पर नागरिकता क्यों नहीं दिया जा सकता है। तब जा करके 1992 में भारतीय नागरिकता जो संशोधन हुआ, ठीक है, तो 1992 में जब संशोधन होता है तो माता के आधार पर भी नागरिकता दिया जाता है, तब से दिया जाने लगा। मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से, देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति
परंतु माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, अब जो है पहले 1955 में ये नियम था, 1992 से पहले ये नियम था कि यदि कोई भी भारतीय महिला यदि विदेश में अपना बच्चा को जन्म देती है तो उसका पिता यदि वो भारत का नागरिक है तभी बच्चा को भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1992 में संशोधन किया जाता है, और ये संशोधन किया जाता है कि भारत से बाहर यानी कि विदेश में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या रखा गया, माता पिता में से कोई भी भारत का एक नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वंश परंपरा से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण के माध्यम से क्या था, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। यदि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में कंटिन्यू क्या है, कम से कम 7 साल तक रह रहा है, तो वह भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, मतलब अनुमति ले सकता है। ठीक है, अब भारत सरकार वो अनुमति दे या ना दे ये भारत सरकार पर डिपेंड कर रहा है। उसका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, किसी प्रकार से क्राइम नहीं हो, अपराधी नहीं होना चाहिए। इस तरह का यदि उसका कंडीशन को फुलफिल किया जाता है तो उसको भारत का नागरिकता दे दिया जाता है। नेक्स्ट है देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से कितना साल है, तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम कितना साल रहना पड़ेगा, 10 साल। ठीक है, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, भारत में कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा, और इसके लिए कंडीशन यह है कि यदि मान लेते हैं कि कोई भी विदेश का व्यक्ति है यदि भारत में आ गया है और वह कंटिन्यू 10 साल से भारत में रह रहा है और भारत की कला या विज्ञान में उसे गहरा रुचि है, और भारत की जो भाषा है 22 भाषा है उसमें से कोई भी एक भाषा का उसको विशेष ज्ञान हो, तो भारत सरकार देशीकरण के माध्यम से, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति को जो है नागरिकता दे सकता है। ठीक है, यानी व्यक्ति जो है देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा क्या है, देखिए इसका समझते हैं। भूमि विस्तार द्वारा क्या है, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल देते हैं हम कि सिक्किम जो था पहले भारतीय राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं था। ठीक है, 1975 में हम लोग जानते हैं 1975 में सिक्किम जो था भारतीय राज्य में शामिल हुआ है। तो जो सिक्किम का जो क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वहाँ पर, वो भी भारत में कहीं ना कहीं शामिल हो गए। तो जब कोई बाहरी क्षेत्र भारतीय राज्य में जब शामिल होता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको भी जो है भारत का नागरिकता स्वयं दिया जाता है। अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो भारत का नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, जब कोई विदेशी क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र भारतीय राज्य में शामिल होता है या भारतीय राज्य में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग को भी भारत का नागरिक माना जाता है। ठीक है, यानी कि अभी हम देखें कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीके हैं, चलिए एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। तो पहला तरीका क्या था, जन्म से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद यदि किसी का भी जन्म, कोई भी बच्चा का जन्म यदि भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई भी भारत का एक नागरिक रहना चाहिए, ठीक है, और दोनों का क्या होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो वह क्या होगा, जन्म के आधार पर जो है उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर यह है कि कोई भी भारतीय महिला यदि विदेश में अपना बच्चा को जन्म देती है तो उस बच्चा को भी भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, और पंजीकरण के माध्यम से, देखिए ये वाला जो है न्यू अपडेट आया है, पंजीकरण के माध्यम से पहले 5 साल हुआ करता था लेकिन अब है 7 साल कर दिया है कि कम से कम भारत में 7 साल रह रहा है तो कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से जो है वह अपना नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से क्या था, भारत में कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा और उसे कला या विज्ञान में, ठीक है, गहरा रुचि होना चाहिए और भारतीय भाषाओं 22 भाषाओं में से कोई भाषा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा जब कोई बाहरी क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग को भी भारत का नागरिक माना जाता है। ठीक है, तो 5 तरीका हो गया, जन्म से, वंश परंपरा से,
ठीक है, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि विस्तार से। आशा करता हूँ पांचों आप लोग को याद हो गया होगा, और कम से कम जो है इसको 2 से 3 बार रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरा उम्मीद है कि आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता का अंत। जैसे हम लोग नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं 5 तरीक़ा से, उसी प्रकार से भारतीय नागरिकता का अंत भी होता है। ठीक है, यानी कि उसको आप लोग रिफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका करने के कितने तरीके हैं, यानी कि भारतीय नागरिकता अंत करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो कौन कौन सा तरीके हैं? तीनों तरीके के बारे में देखते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत करने के कितने तरीके? 3 तरीके। उसमें से पहला तरीका क्या है? परित्याग। आपको भारत का नागरिकता नहीं रहना, नहीं पसंद है, आप परित्याग कर दीजिए, रिफ्यूज लेटर दे दीजिए, आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, यदि आप दूसरे देश की नागरिकता विवेकपूर्वक जो है आप नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? भारत की नागरिकता खत्म कर दिया जाता है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, यदि आप कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लिए हैं, क्रिमिनल है सरकार की नज़र में, तो आपको जो है भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा समझते हैं कि क्या भारत का जो नागरिकता है ये समाप्त हो जाने से या अंत हो जाने से क्या उस व्यक्ति को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा? ये सवाल खड़ा होता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति को भारतीय नागरिकता यदि ख़त्म कर दिया जाता है या उसका अंत हो जाता है, नागरिकता ख़त्म कर दिया जाता है सरकार द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। केवल उसका कुछ विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ राजनीतिक अधिकार होते हैं, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार में जैसे चुनाव लड़के वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बड़े पद पर जो है वो खड़ा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि शैक्षणिक में जैसे हो गया, किसी भी प्रकार का वो नौकरी नहीं पा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते हैं, तो इस तरह का कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, तो वो चीज़ को नहीं मिल पाता है। आधार कार्ड भारत का नहीं बन पाएगा क्योंकि भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, वो खट के अपना काम करके कमा के जैसे भी अपना खा पी सकता है, रह सकता है, उसमें किसी भी तरह का बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम देखें, जितना भी हम लोग पढ़े हैं, चलिए उसको देखते हैं अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, और आप लोग यदि ध्यान से देखे होंगे तो आशा करूंगा कि सभी जो है क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सफल भी होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भाग, ठीक है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आंसर क्या होगा? 22 भाग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में कुल कितने भाग हैं, पहला क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 22 भाग है, 22 चैप्टर है। ठीक है, अध्याय या भाग 1 में अनुच्छेद, ठीक है, यानी पहला जो चैप्टर है, यानी पहला जो भाग है संविधान का, उसमें कितने कौन कौन सा अनुच्छेद है, कौन कौन सा आर्टिकल है? तो 1 से लेकर के 4 तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारतीय नागरिकता कौन से देश से लिया गया? भारत का जो नागरिकता है 3 नंबर में, कौन सा देश से लिया गया है? तो कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। कौन सा देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकता जो है कौन से भाग में है? तो हम पढ़ाए हैं अभी जस्ट, कौन से भाग में बताइए? भाग नंबर 2 में। कौन सा आर्टिकल में है नागरिकता? 5 से लेकर के 11 में। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम, तो नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। ठीक है, 1955 में आया था। संशोधन कितना बार संशोधन हुआ है, बता सकते हैं कोई? 6 बार संशोधन हुआ है। कितना बार संशोधन हुआ है? संशोधन कितना बार हुआ है? 6 बार संशोधन हुआ है। कब कब संशोधन हुआ है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 1986 में पहला संशोधन, ठीक, फिर 1992 में, ठीक है,
1992 में, फिर 1992 के बाद 2003 में, 2005 में, 2015 में, फिर 2019 में। यानी कितना बार संशोधन हो चुका है? 6 बार भारतीय नागरिकता संशोधन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन फिर पूछ लिया है कि फर्स्ट संशोधन कब हुआ है। तो पहला संशोधन यदि पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में नागरिकता में पहला संशोधन हुआ था। और सबसे लेटेस्ट और सबसे जो नया संशोधन कौन सा है? तो 2019 में। नेक्स्ट है कि प्राप्त करना। प्राप्त यानी कि भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तो प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो जन्म से, फिर उसके बाद क्या? वंश परंपरा से, फिर पंजीकरण, देशीकरण और फिर भूमि विस्तार। ठीक है, पंजीकरण से 7 साल, देशीकरण से 10 साल। ठीक है, बाकी तो सब बता दिए। अंत कितने तरह से कर सकते हैं हम लोग नागरिकता को? नागरिकता का अंत कितने तरह से होता है? 3 तरह से होता है। भारतीय नागरिकता का अंत कितने तरह से होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 तरह से। ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से कितने साल? 7 साल। देशीकरण के माध्यम से कितने साल? 10 साल। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सभी क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे और इसको जो है आप लोग नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके इसको जो है कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके पास प्रेफरेंस बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, उससे ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। आशा करूँगा कि सभी आप लोग जो है कि अच्छे से सभी क्वेश्चन का आप लोग हल करने में कामयाब होंगे। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं फिर दूसरा वीडियो में।